So in this webinar, we will be talking about angel investments, venture capital opportunities for startups, uh, both how can startups raise money through equity and debt. Moving forward, the agenda of our webinar is basically understanding debt or equity, understanding what are the current trends going with angel investments, venture capital funding, pros and cons of bootstrapping. There will be some words which you might not be familiar with. I will be helping you in explaining them. Please keep your queries parked as of now. Towards the end, I will be surely taking up them, and I'll be making sure that this webinar is more of dialogue rather than monologue from my side. Yeah. Moving ahead, we will be talking about common, pitfalls which the companies face while raising funds. Then I will be talking about how you guys are going to raise funds. How can I help you guys? You guys must have seen Shark Tank. In that, it's more of equity fundraising, where founders are coming up and pitching their startups to in front of the investors. But in real life, that doesn't happen. We have meetings, indoor meetings, wherein we present pitch decks, PPTs, explain to the investors what are the businesses doing, how are they solving the modern problems, and how fruitful it is for them to invest in these startups. Then we will be moving towards loan businesses, loan sites. How can you avail loans at very concessional rates and help your businesses to grow? We will be talking about loan facilities in detail, government sponsored schemes, what are the eligibility criteria for your loans, how can you improve your loan eligibility score, and at the end, we will be dealing with Q&A sessions. First, we will be talking about debt side. Now, before a business is set up, उसके दो चीजें होती हैं. I hope Hindi is also comfortable with you guys. So मैं दोनों लैंग्वेजेस में बोलूंगा, हिंदी और इंग्लिश, ताकि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, समझ. एक बिजनेस दो तरीके से पैसे रेज करता है. एक होती है इक्विटी साइड, एक होती है डेट साइड. इक्विटी साइड्स में क्या होता है, जैसे आपने वेंचर कैपिटल होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं. ऐसे इन्वेस्टर्स जो प्राइवेटली आपके बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपने कुछ परसेंटेज ओनरशिप आपके बिजनेस की उन्हें देनी होगी. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है शार्क टैंक, जिसमें आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स आते हैं, जैसे अमन गुप्ता, नमिता, वो सारे बिजनेसेस से इक्विटी लेते हैं और उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं. वो हो गया इक्विटी फंडिंग. नेक्स्ट होता है डेट फंडिंग, जिसमें क्या करते हैं, आप बैंक्स के पास जाते हैं और फंड रेज करते हैं. बैंक्स बदले में आपसे एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं. दोनों इक्विटी और डेट की अपनी अपनी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं, और ये बहुत जरूरी है बिजनेसेस के लिए समझना कि आप किस चीज की रिक्वायरमेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. आपके लिए डेट सही होगा या इक्विटी सही होगी. बहुत सारे बिजनेसेस, एमएसएमईज बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आजकल कि वो कौन से साइड चूज करें, कौन सा साइड उनके लिए बेटर होगा, और हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं फिगर आउट करने में और फाइनेंसिंग अवेलेबल कराने में. सो जब आप इक्विटी रेस करते हैं, आपको अपनी कुछ परसेंट ओनरशिप उन्हें देनी पड़ती है इन्वेस्टर्स को फंड रेस करने के लिए. लेकिन जब आप डेट रेस करते हैं, आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता. इन रिटर्न आपको एक रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक्स को, एनबीएफसी को. अब अगर आप अपने बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ देख रहे हैं बहुत ज्यादा टाइम तक, तो आई थिंक इक्विटी विल बी द मोस्ट बेनिफिशियल साइड. क्योंकि इसमें आपको एक हर साल बाद इंटरेस्ट नहीं देना, हर थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट नहीं देना, प्लस आपके ऊपर ही फिक्स्ड फाइनेंशियल कैपिटल नहीं है, मतलब लाइबिलिटी नहीं है कि आपको हर साल देना ही देना. ये वाली आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं रहती. लेकिन आपको थोड़े टाइम के लिए पैसा चाहिए और अर्जेंट नीड है, आई थिंक उस केस में डेट बहुत इजीली आपको वर्क करेगा, आपके सारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करेगा. जब आप अपने बिजनेसेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, मतलब बहुत आपको कोई मशीनरी चाहिए हैवी जो बहुत टाइम तक यूज होगी, जो आपको इंस्टेंट कैश आपको नहीं चाहते कि आपके बिजनेस के बाहर जाए, तो आई थिंक उसके लिए आपको इक्विटी रेस करना बेटर होगा आपके लिए. और
इन केस आप अपनी ओनरशिप भी नहीं देना चाहते बिजनेस की, आप चाहते हो कि आपके पास पूरी ओनरशिप हो, तो उसकी केस में आपको रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस का सहारा लेना पड़ेगा। रेवेन्यू बेस्ड फाइनेंस क्या होता है, जिसमें आप जैसे अपने कंपनी के प्रॉफिट्स ही री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में, ताकि आपका बिजनेस ग्रो कर सके। पहले हम इक्विटी साइड के बारे में समझेंगे कि स्टार्टअप्स कैसे काम कर रहे हैं, उनके फंडिंग के बारे में, फिर हम आगे जाएंगे। पहला है, पिछले साल दिल्ली एनसीआर बहुत लीडिंग मार्केट थी इक्विटी बेस्ड में, जिसमें टायर 2 और टायर 3 ने फॉलो किया। पिछले साल फंडिंग कम हुई है क्योंकि मार्केट इतनी स्टेबल नहीं थी, लेकिन इस साल बहुत इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स ने अराउंड 5.3 बिलियन रेस किया है फर्स्ट हाफ में। फिनटेक में ही $460 मिलियन की 31 डील्स हुई है। ई कॉमर्स ने भी बहुत अच्छा किया है। आजकल हम देख रहे हैं क्विक कॉमर्स जैसे ब्लिंकिट, जेप्टो और भी ऐसे क्विक कॉमर्स स्टार्टअप्स जो बहुत इजीली फंड रेज कर पा रहे हैं, बिकॉज इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हैं स्टार्टअप्स के लेके। जुलाई 2024 का डेटा ये कहता है कि 5.3 बिलियन रेज हुआ है फर्स्ट क्वार्टर में ही। इसके बाद हमने इससे पहले पिछले वाले साल में 2023 में 5.4 बिलियन था, लेकिन 2024 में 5.3 बिलियन हुआ, 1.38 के अराउंड डिक्रीज हुआ है। लेकिन होपफुली जब हम एक क्वार्टर देख रहे हैं, इस क्वार्टर में $6 बिलियन ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है मार्क, सो होपफुली ये ज्यादा होगा फिगर। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स अब इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं अर्ली स्टेज स्टार्टअप से, एमएसएमईज हूँ। वाई? बिकॉज दे आर कंसर्न कि अगर वो अपनी कैपिटल वेकेंट रखते हैं तो उसके ऊपर भी उन्हें इंटरेस्ट जनरेट नहीं होगा। द नंबर ऑफ डील्स जो पिछले साल थी वो बहुत कम थी, लेकिन इस साल होपफुली हम देखेंगे कि डील्स ज्यादा हो। तो बहुत अच्छे यूनिकॉर्न स्टार्टअप ओला एंड परफॉनिक्स ने इंडियन स्टार्टअप्स में यूनिकॉर्न बने हैं पिछले कुछ टाइम में, जो ये दिखाते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स आगे जाके स्केल अप करेंगे। ना अब हम बात करेंगे ये स्टार्टअप्स फंडिंग की, तो हमने बात कर ली। अब इन स्टार्टअप्स में किस किस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। पहला है एंजल इन्वेस्टर्स, जो आप देखते हैं शार्क टैंक में, जो कुछ नोटेबल इन्वेस्टर्स है या फाउंडर्स हैं, वो फंड रेजिंग में आपकी मदद करते हैं। जैसे रतन टाटा ने ओला उबर में किया था, रंजन ने इंस्टा मोजो या अन अकेडमी में कर रखा है। ये सारी बड़ी बड़ी स्टार्टअप कंपनीज है, तो ये सारे नोटेबल इन्वेस्टर्स हैं जिनके थ्रू आप अपने स्टार्टअप्स को मदद कर सकते हैं फंड रेजिंग। ये हो गए इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट होता है एंजल नेटवर्क्स। ऐसे ही बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसे एंजल नेटवर्क में इन्वेस्ट करते हैं, वो फर्दर आगे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। इंडिया में बहुत फेमस एंजल नेटवर्क्स जैसे लेट्स वेंचर, वेंचर कैपिटल, लीड एंजल्स, मुंबई एंजल नेटवर्क एंड इंडियन एंजल नेटवर्क। ये हो गए एंजल इन्वेस्टर्स। एक आगे आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे वीसी फंड्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे सीक्वा कैपिटल, ब्लूम वेंचर्स, आप लोगों ने इनके नाम सुने होंगे। इंडिया को कोटिशेंट, क्लायरा कैपिटल, एलिवेशन कैपिटल, ऐसे वीसीज बेसिकली हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग एक्टिविटीज में। नाउ इन सारे स्टार्टअप का एक इन्वेस्टमेंट थीसिस होता है। इन्वेस्टमेंट थीसिस मतलब एक इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया, अगर वो इनके अकॉर्डिंग फिट बैठता है तो ही वो इस स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। सो आप कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो या एमएसएमई रन कर रहे हो, आप देखो कि आपकी वो जो आप प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो या जिस भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, वो आपके कंपेटिटर से बेटर प्रोवाइड कर रहे हो या नहीं। आप क्या डिफरेंट कर रहे हो, क्या आप यूएसपी ला रहे हो, क्या मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो आप प्रोवाइड कर पा रहे हो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच दी स्टार्टअप्स और दीज इन्वेस्टर्स लुक एट। दो चीजें ये बहुत जरूर देखते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो आगे जाके सस्टेनेबल होगा या नहीं। सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल है एडटेक सेक्टर। एडटेक सेक्टर में पिछले कुछ टाइम में फंडिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स सस्टेन नहीं कर पा रहे वहाँ पे टेक बहुत ज्यादा जल्दी अपग्रेड हो रहा है। हमारे सामने एक बहुत अच्छी केस स्टडी है बायजूस की। बायजूस में पिछले कुछ सालों में
डिग्रेड हुआ और उसकी वैल्यूएशन अराउंड 99% गिर गई। इसका ये था कि वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसका बिजनेस मॉडल सस्टेन नहीं कर पाया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि आप जब बिजनेस मॉडल रन कर रहे हैं वो खत्म ना हो जाए, वो आप कीप ऑन अपडेट करते रहिए ताकि वो आगे जाके सस्टेन कर पाए। सेकंड वो फैक्टर देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी का, कि आगे जाके आप ब्रेक इवन कितने टाइम में होंगे और कितने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएंगे। यूजुअली क्या होता है कि आप कुछ सीड्स राउंड्स होते हैं, आपने जैसे किसी इन्वेस्टर ने आपके में अभी फंडिंग दी, उसके कुछ टाइम बाद आप दोबारा फंडिंग लेंगे, कुछ टाइम बाद आप आईपीओ के लिए जाएंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, आईपीओ में जाके ये सारे इन्वेस्टर्स एग्जिट लेते हैं और बहुत अच्छा अमाउंट रिटर्न जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बूटस्ट्रैपिंग और इन्वेस्टमेंट सीखी। बूटस्ट्रैपिंग बेसिकली एक टर्म दी गई है जिसमें क्या करते हैं, आप बाहर से फंडिंग नहीं उठाते, आप खुद ही फंडिंग अपनी लगाते हैं। अब इसके कुछ प्रोज हैं, प्रोज मतलब एडवांटेजेस, कॉन्स मतलब डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है कि जब आप खुद फंडिंग करेंगे तो आपका कंट्रोल पूरा होगा, आपको ओनरशिप नहीं देनी पड़ेगी, आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा, वह आप जिस भी डिसीजन, आपके कोई डिसीजन में इंटरफेरेंस नहीं होगी, बेसिकली आपको फ्रीडम होगी, आप कैसे स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, आपको एग्जिट करने का प्रेशर नहीं होगा। नहीं तो अगर कोई और आपके स्टार्टअप में फंडिंग लाता है उसका बहुत रिस्क होता है, और उसमें क्या होता है स्केलेबिलिटी बहुत कम होती है। बहुत बारी क्या होता है कि फाउंडर्स को इन्वेस्टर्स की सुननी पड़ती है और इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग बिजनेस करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ कई बारी क्या होता है कि एडवांटेज भी होता है कि कोई भी फाउंड इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है, अगर उसको बहुत ज्यादा नॉलेज है तो वो अपनी नॉलेज लाता है स्टार्टअप में, और बहुत स्टार्टअप को मदद करता है ग्रो करने में, और नेटवर्क बहुत हेल्प करता है इन्वेस्टर्स के थ्रू। आप देखोगे कि जितने भी स्टार्टअप्स आज शार्क टैंक में आते हैं वो सारे के सारे सिर्फ फाइनेंसिंग नीड से नहीं आते, सिर्फ पैसों के लिए नहीं आते, रादर वो उनकी एक्सपर्टीज से आते हैं इन्वेस्टर्स की, और उनका नेटवर्क लेवरेज करना चाहते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग। हर स्टार्टअप कुछ ना कुछ, हर स्टेज कुछ ना कुछ टाइम स्टेज में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट्स लेता है। जैसे प्री स्टेज फंडिंग, इसमें क्या होता है, आप अभी सिर्फ प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको अराउंड 5 लाख to 1 करोड़ चाहिए, प्रोटोटाइप बना रहे हो फाइनेंस का, आप प्रोटोटाइप बना रहे हो अपने एमएसएमई का, या फिर आप कोई नॉर्मल सा प्रोडक्ट बना रहे हो या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, इसमें आसपास के लोग या आप खुद ही अपने स्टार्टअप को फंड करते हो, या स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स। नाउ स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं, कॉलेज में कुछ सेल्स होते हैं, कुछ कमिटीज होती हैं जहाँ पे आप बच्चे बहुत हेल्प करते हैं स्टार्टअप्स को फंड रेजिंग में। नेक्स्ट होता है सीड स्टेज। सीड स्टेज में क्या होता है, आपको 1 to 7 करोड़ की फंडिंग चाहिए होती है। इसमें बाहर के लोग आते हैं, जैसे मैंने पहले फोकस किया था, एंजल इन्वेस्टर्स, एंजल नेटवर्क्स, वीसीज, गवर्नमेंट्स भी बहुत ज्यादा ग्रांट्स देती है। नेक्स्ट कम्स सीरीज ए। सीरीज एक फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट राउंड होता है जिसमें आप 100 करोड़ से 10 करोड़ से 50 करोड़ तक इन्वेस्ट कर, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये प्रोडक्ट फिट हो जाता है जब आपका, तब आपको चाहिए होती है। आपको जब फुल फ्लेज ऑपरेशन करने चाहते हो, ये यूजुअली तब यूज होता है ना। आज जब हम फंड रेजिंग कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, या तो हम बहुत जल्दी रेस कर लेते हैं, टाइमिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप किस टाइम पे कर रहे हैं, आपकी स्टार्टअप की वैल्यू क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अंडर वैल्यू कर रहे हैं, ओवर वैल्यू कर रहे हैं। आप जब स्टार्टअप पिच करते हैं तो एक पिच डेक बनती है, एक पीपीटी बनती है, उसमें आप जो डेटा दे रहे हैं वो क्लियर है या नहीं, वो डेक अच्छी है या नहीं, वो इन्वेस्टर फ्रेंडली है या नहीं, वो बहुत डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है आप किस टाइप के इन्वेस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेट्स सपोज एडटेक या फिनटेक, और आपका एमएसएमई या आपका स्टार्टअप ही अलग सेक्टर है, अलग टाइप के इन्वेस्टर्स है, तो आपको बहुत जरूरी है कि सही टाइप के इन्वेस्टर्स को रीच आउट करना। आप एक इन्वेस्टर पे रिलाई नहीं कर सकते। बहुत बारी ऐसा होता है कि जब आप इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, शार्क टैंक में भी ऐसा होता है कि जब प्रोडक्ट जा रहे हैं, जब स्टार्टअप ओनर्स जा रहे हैं, फाउंडर्स जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स यस भी कर देते हैं, लेकिन ड्यू डिलिजेंस मतलब उसके बाद जब डेटा देखते हैं कि स्टार्टअप एक्चुअली सही काम कर रहा है या नहीं, ड्यू डिलिजेंस वर्क में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
देखिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं आप उसको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं पिच डेक के थ्रू या नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अनरियलिस्टिक प्रोजेक्शंस। आप आज बोल रहे हैं कि आपके 5 लाख की सेल्स है और एक साल बाद बोलेंगे 1 करोड़ की सेल्स। ये कैसे आप अचीव कर पाएंगे? आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए। वहां पे हवा में बात नहीं होती जब हम इन्वेस्टर्स के आगे जाते हैं। आपको आपकी ओनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे कि आज बहुत सारे स्टार्टअप्स अपनी अर्ली डाइल्यूशन कर लेते हैं जिसके बाद उन्हें बहुत टाइम के बाद प्रॉब्लम फेस होती है। आज अगर मैं अपनी ज्यादा ओनरशिप दे दूंगा, इक्विटी दे दूंगा, उससे क्या होगा कि मेरे स्टार्टअप में मेरा कंट्रोल नहीं होगा और मैं जितने प्रॉफिट्स कमा पाऊंगा उसमें से बहुत ज्यादा परसेंटेज बाहर के लोग ले जाएंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना डाइल्यूट कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। लीगल एंड कंप्लायंस इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। ये तब होते हैं जब हम इन्वेस्टमेंट रेस करने जाते हैं। ओवर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स, क्रेडिट स्टे क्रेडिबल विद ऑनेस्ट एंड आप जितना भी डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं आप ऑनेस्ट रहिए, ज्यादा प्रॉमिस मत करिए इन्वेस्टर्स को। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है स्टार्टअप्स में, फिर वो इंटरफेरेंस करके आपके अच्छे भले स्टार्टअप को डिसइन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और बहुत सारी कंडीशंस भी लगा सकते हैं। सो एक ये फंड रेजिंग की एक्टिविटी की बहुत टाइम लेती है। मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 months आपको चाहिए होते हैं फंड रेजिंग के लिए। सो इट्स बेटर कि आप अकेले ना करें, फाउंडर अकेले ना करे, रादर ये किसी और को दे दे रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाउंडर अपने स्टार्टअप में ही हेल्प करे, अपने स्टार्टअप को ही रन करे। सो मेरे जैसे और भी बहुत सारे कंपनीज हैं जो हेल्प करती है, जिसे उद्यमिता भी करती है फंड रेजिंग में डेट और इक्विटी के थ्रू। नेक्स्ट आ गया आपको क्या क्या चाहिए अपनी स्टार्टअप फंड रेजिंग के लिए। तो जैसे पिच डेक चाहिए होती है, एग्जीक्यूटिव समरी होता है 1 पेजर जिसमें आप अपने पूरे के पूरे स्टार्टअप के बारे में समरी दे रहे हैं। बिजनेस प्लान चाहिए होता है, आप उसमें आप डिटेल में लिख रहे हैं आपका स्टार्टअप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप कौन सी ऑडियंस को केटर कर रहे हो, क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स है, क्या क्या सर्विसेज है, आप कौन सी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आगे जाके आपके गोल्स क्या है, पीछे आपने क्या क्या अपने माइलस्टोन्स अचीव कर रखे हैं। नेक्स्ट होता है कैप टेबल। कैप टेबल होता है आपके पूरे बिजनेस की आपने कितनी ओनरशिप किस किस को दे रखी है। ड्यू डिलिजेंस फोल्डर। टर्म शीट होता है, एक शीट होती है जिसमें बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं। ये शीट तब बनती है जब बेसिकली आप इन्वेस्टर के साथ बैठते हैं और डिसाइड करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वेस्टमेंट की। तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप पहले से वेल वर्स्ड हों कि आपको कौन कौन सी कंडीशन पे साइन करना है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं कि फाउंडर्स को नॉलेज नहीं होती, तो वो नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट होता है बहुत बारी क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टर देखना चाहेगा आपके इसका डेमो, आपके स्टार्टअप का, बेसिकली आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। पिच डेक बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था पीपीटी, जिसमें 15-20 पेज की पीपीटी होती है। इसमें क्या क्या चाहिए होता है, जस्ट अ सेकेंड। एक पीपीटी में बेसिकली एक टाइटल स्लाइड होती है, देन प्रॉब्लम स्लाइड्स आती है कि आपके सोसाइटी में ऐसे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप करंटली फेस कर रहे हैं, जो सोसाइटी फेस कर रही है, और फिर आपका स्टार्टअप वो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट होता है मार्केट साइज। आपकी टोटल मार्केट का कितना साइज है, कितने लोगों को आप केटर कर सकते हो। कंपेटिटर एनालिसिस बहुत जरूरी, आपके कंपेटिटर्स कौन कौन है मेन, और आप उनसे डिफरेंट क्या कर रहे हो। ये ज्यादा ये ना एक स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी है स्टार्ट इन्वेस्टर के सामने कि आप अपनी एक्टिविटी को कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो स्टार्टअप इन्वेस्टर के आगे। नेक्स्ट होता है ट्रैक्शन। ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ट्रैक्शंस में बेसिकली ये होता है कि आपने क्या क्या अचीवमेंट कर रखी है, आप उसे क्वांटिटेटिव टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो। लेट्स सपोज पिछले 1 साल में मेरे एमएसएमई या मेरे स्टार्टअप की करीब करीब 3 करोड़ सेल्स हुई, तो ये ट्रैक्शन में आ जाएगी। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस होते हैं, आगे आने वाले कुछ 5 साल 10 साल में आपका कितना
प्रॉफिट होगा या कितनी सेल्स होंगी, पूरे आपके स्टार्टअप की वैल्यूएशन आ जाएगी। टीम, आपके स्टार्टअप में कौन कौन से मेन फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, या फिर मेन लोग काम कर रहे हैं। देन होता है आप कितना पूछना चाहते हैं आस्क वैल्यूएशन में, कि आप कितना यूज करेंगे, जितनी भी आपके पास फंडिंग मिलेगी, आपका क्या प्लान है वो फंडिंग को यूज करने। फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस में बेसिकली एक्सेल होता है, उसमें हम आपको अच्छे से दिखाते हैं कि आपका आने वाले टाइम में कितना रेवेन्यू होने वाला है। यूनिट इकोनॉमिक्स, आप कितने टाइम बाद ब्रेक इवन करेंगे। प्रोजेक्शंस, कैपेक्स, सैलरी, तीनों टाइप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब हम जानेंगे थोड़ा बहुत लोन्स के बारे में। अब हम मूव ऑन करेंगे लोन की साइड्स, दैट इज डेट साइड। लोन आप बेसिकली बाहर से लेते हैं या फिर आप अ, अपने आसपास वाले लोगों से लेते हैं या एनबीएफसी से लेते हैं। आपको कुछ ना कुछ थोड़े टाइम बाद, हर थोड़े टाइम बाद इंटरेस्ट देना इस लोन के अगेंस्ट। दो टाइप के लोन्स होते हैं बेसिकली। ये बहुत इजी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ग्रो थ्रू करूंगा। आगे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एक होता है सिक्योर्ड लोन, दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या होता है, आप कुछ ना कुछ चीज प्लेज करते हैं या गिरवी रखते हैं अपने उसको लेने के लिए। जैसे मेरे को अगर अपना होम लोन लेना है, तो आज मेरे को अपना घर गिरवी रखना पड़ेगा या प्लेज करना पड़ेगा लोन लेने के लिए। अनसिक्योर्ड लोन में आप प्लेज नहीं करते, लेकिन इसका एक ये डीमेरिट है कि आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता है। और ये बात भी जरूरी है कि आपको आपको अपनी क्रेडिट वर्थनेस दिखानी होती है, या आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा होना चाहिए, तब जाके आपको अनसिक्योर्ड लोन मिलता है। यूजुअली इन लोन्स का स्कोर हाई होता है। अलग अलग, अब सिक्योर्ड लोन्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अनसिक्योर्ड लोन्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सिक्योर्ड लोन्स में आ जाता है आपका होम लोन, गोल्ड लोन, आपके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन, आप जो आप प्रोविडेंट फंड होता है उसके अगेंस्ट लोन, आपके एफडी के अगेंस्ट, व्हीकल। जैसे मैंने अपने आईआईएम में एमबीए करने के लिए एजुकेशन लोन लिया था, वो एक टाइप का सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन था। अनसिक्योर्ड लोन में मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ प्लेज नहीं किया था। जैसे ही मेरा एडमिशन आईआईएम में हुआ था, मेरे को सामने से डायरेक्ट कॉल आ गई थी लोन की। वो आईआईएम टैग ने ही मेरे को बेसिकली मेरी क्रेडिट वर्थनेस लोन प्रोवाइडर्स को दिखा दी थी कि हाँ मैं लोन कि हाँ अगर वो मुझे आज लोन देंगे तो 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन मैं वो उन्हें रिपे कर दूँ। पर्सनल लोन, लेट्स सपोज मुझे आज आईफोन खरीदना है, या फिर किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करनी है या बिजनेस के लिए चाहिए, तो उसके लिए लोग पर्सनल लोन लेते हैं। ऐसे अलग अलग लोन्स के बारे में हम दोनों टाइप के डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। पहले हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन्स के बारे में। सिक्योर्ड लोन में पहले आ गया होम लोन, जिसमें आप अपना होम प्लेज करते हैं। करंटली इस होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.35 चल रहा है। और इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज आपका घर 1 करोड़ का है, आप अपना घर प्लेज करते हैं लोन के अगेंस्ट, तो लोन लोन उसके बदले आपको मैक्सिमम 90 lakhs ही देगा बैंक। क्यों? क्योंकि 10 लाख का बैंक को भी रिस्क है आपके घर की वैल्यू ऊपर या नीचे ना हो जाए, इस वजह से। लोन एक फिक्स्ड ईएमआई में आप वापस कर सकते हैं हर महीने की, जिसे हम इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं। इसमें आप कुछ इंटरेस्ट रेट भी दे सकते हैं और कुछ चंक ऑफ कैपिटल भी वापस कर सकते हैं। I hope everything is fine with you guys. If you can, guys, can tell me just a thumbs up or something in chat so that I can also know. Uh, can I get more thumbs up if possible? Yeah, that's great. I hope हिंदी is comfortable. आप सबको हिंदी समझ आ रही होगी। आप यस लिख दीजिए या फिर कुछ बोल दीजिए अगर आपको कोई लैंग्वेज बैरियर है। ग्रेट ग्रेट, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ।
ऑन अपने डाउट्स प्लीज, मैं लास्ट में केटर करूंगा इन सारे डाउट्स को श्योरली। पहले हमने होम लोन के बारे में बात करी थी, नेक्स्ट हम बात करेंगे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में। एक ऐसा लोन जो आप लेट्स सपोज अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, इसे हम लैब भी कहते हैं, ये एक सिक्योर्ड लोन है। इस लोन में आपको ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आप किसी भी अपने टाइप की प्रॉपर्टी के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज ले सकते हैं। यूजुअली ये बैंक्स इसमें 3 लाख टू 100 करोड़ सैंक्शन करते हैं लोन, और इसका पीरियड भी बहुत लंबा होता है, 20 ईयर्स, तो आप बहुत इजीली इसे रीपे भी कर सकते हैं। लोन टू वैल्यू इस एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू, अगेन जैसे मैंने बोला था, लेट्स सपोज मैं अपना घर दे रहा हूँ तो 1 करोड़ का, तो बैंक मुझे मैक्सिमम 90 लाख दे, तो इस केस में बैंक मुझे 70% देता है। क्यों? क्योंकि बैंक को भी रिस्क होता है इस चीज का। जितने भी लोन्स होते हैं वो प्रॉपर्टीज, वो इसके प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट बहुत हाई, थोड़ा हाई होता है, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं या फिर बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनको बहुत ज्यादा रिस्क होता है इसमें। ठीक है, यूजुअली इसका इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करूंगा वर्किंग कैपिटल की। लेट्स पहले हम ये समझते हैं वर्किंग कैपिटल होता क्या है। वर्किंग कैपिटल वो मनी होता है जो हमें दिन भर बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस या मंथली एक्सपेंसेस में चाहिए होता है। लेट्स सपोज आपको अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज देनी है, या फिर आपको डे टू डे एक्सपेंस करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस करने हैं, जो रोज के एक्सपेंसेस को केटर करना है, वो सारे इसमें आ जाए। ये इसकी जरूरत बहुत ज्यादा सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को भी होती है, आपके जैसे एमएसएमईज को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये डिपेंड करता है पूरा आपके बिजनेस टू बिजनेस कितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। ये बेसिकली द असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द विजन ऑफ बिजनेस थ्रू प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर्स। हम आपको कुछ प्रोजेक्शंस देते हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं आपको आगे आने वाले टाइम में कितनी ज्यादा लोन रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के बारे में थोड़े डिटेल में। इसका लेंडर टू लेंडर डिपेंड करता है कितना इंटरेस्ट रेट है, कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होता। और इसका कैप, इसका बेसिकली ये छोटा टाइप का लोन होता है, 6 to 12 मंथ्स का, जो आप हर साल हर थोड़े टाइम बाद रिन्यू करा सकते हैं। जितना भी इंटरेस्ट रेट होगा वो ये भी डिपेंड करेगा आपकी क्रेडिट वर्थनेस पे, कि आप कितना ज्यादा क्रेडिट वर्दी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजनेस लोन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप जैसे एमएसएमईज में है। टर्म्स लोन्स होते हैं बेसिकली कुछ टाइम पीरियड के लिए जो आपको लोन दिया जाता है। ये 7 to 20 ईयर्स के बीच में होते हैं। आप किस टाइप की कंपनी है, किस टाइप के आपके पास बेसिकली क्रेडिट वर्थनेस है, आप कौन से सेक्टर में, ये सारे बेसिस के ऊपर ही आपका इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। द प्राइम सिक्योरिटी विल बी द एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ द फाइनेंस एंड कोलैटरल सिक्योरिटीज विल बी आपकी प्रॉपर्टी। और बहुत बारी क्या होता है, आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी प्लेज करते हैं इस लोन को अवेल करने। जितना कितना टाइम चाहिए होता है ऐसे लोन्स के लिए, वो होता है 60 to 90 डेज के बीच में ये सैंक्शन कर दिया जाता है आपका लोन। आपके जितने भी उसकी वैल्यू है उसका 80% आपको दे दिया जाता है, और फाइनल पेमेंट के वक्त आपको 20% दिया जाता है। मतलब एक साथ आपको अमाउंट नहीं दिया जाता, अलग अलग टाइम पीरियड्स पे आपको किया जाता है। इनवॉइस फाइनेंसिंग विल अट्रैक्ट प्रोसेस चार्जेस, आपको इनवॉइस फाइनेंसिंग करानी पड़ती है ये लोन के लिए। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट फाइनेंसिंग। जैसे आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए या फिर कोई चीज, कैपेक्स कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है अपने एमएसएमई के लिए। इसमें क्या करना होगा, आपको बिल्स प्रोवाइड करने होते हैं बैंक को कि आपको आपको इतनी रिक्वायरमेंट है, और तो उन प्रूफ के अगेंस्ट ही आपको लोन सैंक्शन होता है। इसका पीरियड बेसिकली 3 to 7 ईयर्स होता है। क्या होता है, बहुत बारी आपका वो जो एसेट है उसकी वैल्यू कर दी जाती है, और आपको कोलैटरल आपकी प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी ली जाती है। वो केस टू केस डिपेंड करता है कि कितनी प्रॉपर्टी आप कौन सी प्रॉपर्टी वो बैंक लेना चाहेगा। ये जो
इक्विपमेंट्स होते हैं ये सारे ऑफिशियल यूज के लिए यूज होने चाहिए, नॉट फॉर पर्सनल यूज के लिए। जो भी पर्सनल यूज होगा वो फिर पर्सनल लोन्स में आएगा। बैंक स्ट्रिक्टली इस रेगुलेशन को बहुत ज्यादा देखते हैं। इस टाइप के लोन्स बेसिकली इक्विपमेंट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लोग यूज लेते हैं। नेक्स्ट आ गया गोल्ड लोन। गोल्ड लोन अगेन एक सेफ सिक्योर्ड लोन है जिसमें आप गोल्ड प्लेज करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको लोन मिलता है। इसके जो बेसिकली प्रोसेस है बहुत इजी होता है। विद इन 1 और 2 आवर्स ये लोन दे दिया जाता है। आपको अपना इनकम का प्रूफ ही नहीं देना पड़ता, बस आपको अपना गोल्ड देना पड़ता है जो गोल्ड वो लोग वैल्यू करते हैं। जैसे आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस करके गोल्ड लोन है जो गोल्ड लोन इजिली प्रोवाइड करते हैं। रूपीक है, रूपटॉक है, ऐसी कंपनीज गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है। कितना लोन दिया जाएगा वो डिपेंड करता है आपका क्या क्रेडिट वैल्यू है। 18 कैरेट का है, 20 कैरेट का है, 22 कैरेट का है आपका लोन। और इसमें भी डिपेंड करता है, लेट्स सपोज आपका गोल्ड 1 लाख का है तो वो आपको 1 लाख रुपए लोन नहीं देते। एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू, कि आपको कितना परसेंट, उस कुछ परसेंट मिलता है आपको उस पूरे उसका। लेट्स सपोज 1 लाख का गोल्ड है तो 75,000 तक का ही लोन आप ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू चेंज होती रहती है। ऐसे ही व्हीकल्स के लिए है। व्हीकल्स पे भी आपको क्या होता है कि 15% अपना देना पड़ता है अपफ्रंट पेमेंट, और आप बाद में फाइनेंस करा सकते हैं 85% ऑफ द कार, वो भी एक्स शोरूम प्राइसेस। मतलब आपको ऑन रोड प्राइस में आपका जितना भी टैक्स है, जीएसटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सारा आपको खुद देना पड़ेगा। ऐसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स के लिए आप लोन इजीली ले सकते हैं। ये शोरूम्स इजीली बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। इस केस में क्या होता है कि सिक्योरिटी में वो व्हीकल एक्ट करते हैं कोलैटरल के थ्रू, कि अगर आपने कल को लोन पे नहीं किया तो वो आपका व्हीकल ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स की। इसमें जैसे एलआईसी हो गया, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज। इस टाइप के लोग में क्या होता है कि मैक्सिमम लोन वैल्यू कुड बी अप टू 90% ऑफ द आपकी। सपोज एलआईसी है जो आगे 20 साल में मेच्योर होगी, लेकिन आपको अभी पैसों की जरूरत है, तो आप वो प्लेज करके 1 लाख का लोन ले सकते हैं। लेकिन आपके 90% वैल्यू ही देखेंगे। वो डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसे ही आप म्यूचुअल फंड शेयर्स के अगेंस्ट ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं लोन्स, अनसिक्योर्ड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है, लेकिन ये एडवांटेज है आपको किसी भी टाइप के पर्पस के लिए आप ये सारे लोन्स यूज कर सकते हैं। आपको जो प्रोविडेंट फंड होता है या फिर ईपीएफ होता है उसके अगेंस्ट भी आप लोन्स ले सकते हैं। यूजुअली पीएफ में क्या होता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस होती है कि आप 5 महीने बाद या 5 साल बाद या 10 कुछ सर्टेन पीरियड के बाद ही आप पीएफ अवेल कर सकते हैं। लेकिन सपोज आपको नीड आज है तो आपको लोन इजीली प्रोवाइड हो सकता है पीएफ के अगेंस्ट। ऐसे ही आपके एफडी के अगेंस्ट आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है बैंक। पर्सनल लोन्स यही होता है, आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। यूजुअली 700 से ज्यादा क्रेडिट स्कोर होता है तो आपका अच्छा माना जाता है। अगेन आप इसमें कुछ चीज प्लेज नहीं करते, आपको बिना प्लेज के मिल जाता है। लेकिन ये डीमेरिट है ये इसका कि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, 10.5%। यूजुअली जो लिस्टेड कंपनीज है उनके एम्प्लॉयज सिक्योर्ड सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज इसे ले सकते हैं। आपको 20,000 से लेके 1 करोड़ तक का पर्सनल लोन इजिली मिल सकता है। लेकिन अगेन डिपेंड करता है आपका क्रेडिट स्कोर। अगर आपका पहले का क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो लोन लेने के लिए। 12 महीने से लेके 5 साल तक के लिए आप इसे पर्सनल लोन अवेल कर सकते हैं। ऐसे बिजनेस लोन्स भी आप अवेल कर सकते हैं बिना आपको कोलैटरल प्रोवाइड किए बैंक और एनबीएफसी को। या आपके आपके क्रेडिट स्कोर देखते हैं, आपके कम एमएसएमई या फिर आपके बिजनेस के पिछली इनकम देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। इनका 16% होता है पर annum होता है। और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल तक 2 करोड़ तक का लोन अवेल कर सकते हैं। इस टाइप का फ्लेक्सिबल होता है, आप 1 से 5 साल तक के लिए इस टाइप के लोन्स को अवेल कर सकते हैं।
लेकिन आपको ऐसे लोन अवेल करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम आपके बिजनेस को 2 साल हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं अदर टाइप के अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन। ये एक ऐसा लोन था जो मैंने खुद लिया था आईआईएम के एजुकेशन के लिए। मेरे आईआईएम में लेट्स सपोज 20 लाख की फीस थी, तो मैंने खुद फंडिंग करी थी। उसके अगेंस्ट मुझे कुछ प्लेज नहीं करना पड़ा था। इससे क्या हुआ था कि मेरे को इजीली अवेल हो गया था। लेकिन जब आईआईएम उन्होंने टैक्स सुना था तो बहुत इजीली उन्होंने दे दिया था, क्योंकि उसकी क्रेडिट वर्थिनेस अगेन बहुत ज्यादा थी। पिछले साल ही में इस साल ही बेसिकली मैंने अपना लोन कंप्लीट किया है, मतलब एजुकेशन कंप्लीट किया है। मेरे पास नेक्स्ट 12 मंथ्स है वो लोन रीपे करने। नेक्स्ट टाइम का हो गया कैश नेक्स्ट टाइप का हो गया कैश लोन। कैश लोन में पर्सनल लोन की तरह ही है, लेकिन आपको ये 100% पेपरलेस होता है। आप इसे अगेन किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, कोई कोई फिक्स रिक्वायरमेंट नहीं होती। अदर टाइप के लोन्स में आ जाता है आपका क्रेडिट कार्ड का लोन, जो बैंक ऑफर करते हैं, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, जो आई थिंक आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो। अब हम बात करते हैं मेन गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में। पहला है क्रेडिट गवर्नमेंट स्कीम फॉर एमएसएमई। बेसिकली गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च कर रखी है एमएसएमई के लिए, जो 2000 में की थी, जिससे आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपकी क्रेडिट वर्थिनेस 75% 80% तक ही आपको वो देते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों टाइप के सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अदर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती। अगर मेरे को लेट्स सपोज बिजनेस कर रहा हूँ मैं सर्विस में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैं इसमें से इजीली ले सकता हूँ लोन। इसमें क्या होता है, क्रेडिट गारंटी सी होती है कि गारंटर जरूरी है कि जब आप लोन लेंगे तो आपको गारंटी भी देनी पड़ेगी। एक गारंटर होगा जो आपके बिहाफ पे गारंटी देगा कि अगर आप लोन नहीं रीपे कर सकते तो एक पर्सन लोन रीपे करेगा। ये बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ये इसलिए किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि आप इजीली अपने स्टार्टअप्स या एमएसएमई को ऑपरेट कर सके, आपको फाइनेंसिंग नीड्स आपकी इजीली फुलफिल हो सके। आप बैंक्स में ये स्कीम होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होती है, एनबीएफसीज में होती है। बहुत बारी क्या होता है, 10 करोड़ तक का ही लोन आप 10 करोड़ तक का लोन आप ले सकते हैं, या फिर 5 करोड़ तक का, वो डिपेंड करता है केस टू केस। आपको वो एप्लीकेशन देखते हैं, उसके बेसिस पे ही इसे अप्लाई प्रोवाइड करते हैं। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स इस स्कीम का नाम है, और ये बेसिकली स्टार्टअप्स या एमएसएमई को ही हेल्प करने के लिए प्रोवाइड की गई है। अब इसको कौन कौन से बैंक, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लेंडिंग इन्वेस्टिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन दे रहा है, ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक दे रहे हैं, एनबीएफसी दे रही हैं जिनकी मिनिमम नेटवर्थ 100 करोड़ है, सेबी रजिस्टर्ड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स दे रहे हैं। अगेन ये सारे टाइप के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट्स सपोज आज मैं कुछ खुद का वेंचर खोलता हूँ, तो उसमें से मैं ये स्कीम से मैं इजीली ले सकता हूँ, और स्कीम का नाम है प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये क्या करती है, ये मेरे को हेल्प करेगी कि मैं खुद का बिजनेस कर सकूं, इसलिए मेरे को और मैं बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज या नौकरी बेसिकली जनरेट कर सकूं, इसलिए मुझे बहुत मदद करेगी। ये उन उन सेक्टर्स के लिए बनाई गई है जो नॉन फार्म है और छोटे स्केल पर है। बाय छोटा स्केल आई मीन जिनकी प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब करीब 20 लाख है और 50 लाख तक है। उनके लिए ये सब्सिडी भी देते हैं। इसमें बहुत ज्यादा स्कीम्स अवेलेबल है। अगर आप SC ST वुमेन माइनॉरिटीज या फिर आप ट्रांसजेंडर वाली कैटेगरी में आते हैं। मनी मार्जिन सब्सिडी मनी मार्जिन सब्सिडी का बेसिकली मतलब होता है आप जो इंटरेस्ट रेट पे आपको इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। लेट सपोज आपका इंटरेस्ट
रेट 8% है तो वो कम सब्सिडाइज कर देंगे और आपको कम रेट पे बेसिकली हेल्प हो जाएगी फाइनेंसिंग के लिए। कोई भी 18 साल से ऊपर तक का बंदा इस टाइप की स्कीम को अवेल कर सकता है। इस केस में क्या होगा, द ओन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द बेनिफिशरीज 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड 5%, आपको अपना खुद का पैसा 10% देना होगा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी है, जैसे आप SC है, ST है, OBC है, तो उसमें सिर्फ आपको 5% देना होगा। सिंपल सिंपल टर्म्स में बोले, लेट सपोज मेरे को मेरे बिजनेस के लिए 10 करोड़ चाहिए। 10 करोड़ में से मेरे को 1 करोड़ अपने लगाने पड़ेंगे, 9 करोड़ तक का मुझे लोन मिल सकता है। और क्या होता है कि एक बार आपका लोन अप्रूव हो गया, बैंक क्या करते हैं, थोड़ा थोड़े अमाउंट में आपको देते हैं ताकि आप अच्छे से यूज कर पाए उस मनी को। आपको इस लोन के लिए मैंडेटरी ई पोर्टल पे जाके फिलअप करना होता है। द एप्लीकेशन फॉर्म इज बहुत इजी है इसको अवेल करना। आपको जब आप अप्लाई करोगे आपको SMS और ईमेल आएगा, उसके थ्रू आप आगे फर्दर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हो। इसकी हमने वेबसाइट भी दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट सेकेंड लोन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग। गवर्नमेंट एक और दूसरी स्कीम लाई है, जो आप अपना अपना करंट बिजनेस है, लेट्स सपोज आप उसे एक्सपैंड करना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। गवर्नमेंट क्या करेगी, उस टोटल प्रोजेक्ट का 15% सब्सिडी आपको दे देगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं या हिली स्टेट्स पे रहते हैं तो आपको 20% तक की सब्सिडी मिल जाएगी टर्म लोन के थ्रू। अगर आप ये उनको भी मिलता है जो ऑलरेडी इस स्कीम में पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। सो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे रही है सीधा की सीधा प्रोजेक्ट कॉस्ट पे। मैक्सिमम सब्सिडी अगर आप प्रोजेक्ट कॉस्ट की कितनी ले सकते हैं, 15%, 15 लाख रुपए तक। गवर्नमेंट क्या करेगी, लेट्स सपोज आपको 1 करोड़ चाहिए तो गवर्नमेंट आपको मैक्सिमम 15 लाख तक की सब्सिडी दे देगी। बाकी का 85 आपको एज अ लोन दे देगी और आपको बोलेगी, आपको एंकरेज करेगी वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आपकी बेसिकली इसके थ्रू वो फाइनेंसिंग नीड्स पूरी कर रही है कि आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है तो गवर्नमेंट है और वो प्रोवाइड कर रही है। जितने भी यूनिट्स हैं मुद्रा में और या फिर अलग किसी स्कीम में, उससे आप मार्जिन मनी क्लेम कर सकते हैं जो आपने पहले लोन से ले ली है। आपका इसमें ये क्राइटेरिया जरूर है कि आपके पिछले 3 साल से आपको प्रॉफिट नहीं होना बहुत जरूरी है। आप सेम बैंक से इस स्कीम के अगेन लोन फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। इससे इसमें एक और जरूरी क्राइटेरिया ये है कि आप जब सेकंड लोन लेंगे उसमें आप जरूर गवर्नमेंट देखे कि आप एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर रहे हो या नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टू सबमिट एन एप्लीकेशन, अगेन इसका गवर्नमेंट ने अलग से पोर्टल बना रखा है। नेक्स्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट SC ST या वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये गवर्नमेंट ने बना रखी है स्कीम। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि गवर्नमेंट 10 लाख से 1 करोड़ तक का एक बंदे को लोन दे सकती है जो खुद का ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लाए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होते हैं जो ऐसे काम जो अभी तक बहुत कम लोग कर रहे हैं या बहुत जिनमें पोटेंशियल आगे ग्रो करने। द कॉम्पोज जो इसका 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट होता है वो गवर्नमेंट बेयर करेगी, वो आपको लोन प्रोवाइड करेगी इसके लिए। Besides primary security, government may be secured by collateral security or guaranteeing credit schemes. गवर्नमेंट आपका सेक्टर भी देखेगी, आपको अच्छे से इवेल्युएट करेगी, उसके बेसिस पे आपको ये प्रोवाइड करेगी। ये जो है आप इस लोन को विद इन 7 years में आप रीपे कर सकते हैं।
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी आपकी इस गवर्नमेंट इसमें मदद कर सकती है 10 लाख तक का, जो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू डेलीगेट कर सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जरूर है कि ये सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए होते हैं। ग्रीन फील्ड वो प्रोजेक्ट होते हैं, अगेन मैं बता रहा हूँ, जो फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट्स होते हैं वेंचर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो और कोई नहीं कर रहा, आप पहली बार कर रहे हो इंडस्ट्री में। अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे मोदी जी लाए थे 8 अप्रैल 2015 को, जिसमें आप 10 लाख तक के लोन ले सकते हो। ये लोन्स बेसिकली कमर्शियल बैंक्स के थ्रू दिए गए होते हैं। स्मॉल बैंक्स अलग अलग एनबीएफसी देते हैं आगे। और इसमें इसके लिए आपको इस मुद्रा पोर्टल, उदय मुद्रा पोर्टल पे जाके अप्लाई करना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स के नाम दे दें, जैसे शिशु, किशोर, तरुण। वो डिपेंड करता है आपका स्टार्टअप किस टाइप का है। लेट्स सपोज आपको 50,000 तक का लोन चाहिए, तो आपको वो शिशु कैटेगरी के अंदर लोन प्रोवाइड करेंगे। आपको 50,000 से 5 लाख तक का लोन चाहिए, तो वो आपको किशोर में करेंगे। 5 से 10 लाख तक के लिए वो आपको तरुण में करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा स्टार्टअप इंडिया सीड्स फंड स्कीम। इसमें क्या होता है, आपको स्टार्टअप, ये स्कीम में आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है आपके प्रोडक्ट के लिए, मार्केट एंट्री के लिए, कमर्शलाइजेशन के लिए। 20 लाख तक की ग्रांट। ग्रांट मतलब आपको गवर्नमेंट लोन नहीं दे रही, सीधे के सीधे पैसे दे रही है, आप यूज करिए। लेकिन ये तब मिलता है तब आप आपका कॉन्सेप्ट उन्हें दिखाते, प्रोटोटाइप दिखाते हैं, और वहां से वो प्रोटोटाइप स्कीम से अप्रूव होता है। और वो ग्रांट भी अलग अलग बेसिकली टाइम पीरियड में दी जाती है। अगर आपका प्रोटोटाइप, जो मतलब आपका प्रोडक्ट है, वो बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है, तो गवर्नमेंट 20 लाख तक का प्रोवाइड करेगी। अगर आप मार्केट एंट्री करना चाहते हैं या इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, कमर्शलाइजेशन चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको 50 लाख तक का लोन प्रोवाइड करेगी। A startup applicant can avail seed support in form of grant, debt, convertible debenture as per the guideline. Again, इसमें क्या हो सकता है, आप उसे डिबेंचर पे भी ले सकते हैं। डिबेंचर क्या होता है, बेसिकली आपके बिजनेस का, आप आप कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, एक टाइप का लोन ही होता है बेसिकली, जो आपको अगेन उस लोन पे आपको थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट देना पड़ता है। कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होता है कि आप उस डेट को, जो लोन है, आप उसे इक्विटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट सपोज आप लोन वापस नहीं दे पाते, तो आप अपने लोन उसको आप इक्विटी में कन्वर्ट करके अपनी ओनरशिप दे सकते हैं। तो इससे दोनों को बहुत बेनिफिट होता है, जो बैंक्स होते हैं और जो इन्वेस्टर्स होते हैं। और आप एज अ स्टार्टअप को भी बेसिकली हेल्प मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर भी एक लाइबिलिटी नहीं रहती कि मुझे 2 लाख या लोन रीपे करना ही करना है। अगर आपका बिजनेस में पैसा है और आप नहीं चाहते कि आप इस पैसे को वापस देना और आपके बिजनेस को ही ग्रो करना, तो उस केस में एक कन्वर्टेबल डिवेंचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ सिंगल बिजनेस कर रहे हैं, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है स्टार्टअप्स इंडिया सीड्स, यही स्कीम किसी भी टाइप के सेक्टर में इस टाइप के बेसिकली इस स्कीम के लिए लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऐसे स्टार्टअप्स जो इनोवेटिव होते हैं, जो सोशल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेट सपोज कोई सोलर पावर प्लांट लगा रहा है, कोई रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, उसका स्टार्टअप कर रहा है, कोई एजुकेशन को बढ़ा रहा है, उस टाइप की एक्टिविटीज को भी वो लोग प्रेफर करते हैं। इस अगेन इसका एक ये भी क्लॉज है, या ये भी एक रूल है कि जो आपको सीड फंड मिलेगा should not be used by startups for creation of any facility or shall be used for purpose, जिस पर्पस के लिए आपको दिया जा रहा है। लेट्स सपोज आपको मशीनरी खरीदने के लिए दिया जा रहा है, तो आप सिर्फ मशीनरी खरीदेंगे और आप कुछ नहीं खरीदेंगे। वो प्रूफ आपको जरूर देना पड़ेगा कि आप जो प्रोटोटाइप ले रहे हैं या प्रोडक्ट ट्रायल ले रहे हैं उसके लिए। अगेन जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है, वो भी इसके लिए यूज हो सकता है। इसका प्रोसेस क्या है, आप ऑनलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप इस पोर्टल पे जाके। जो DPIIT रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स होते हैं, आप
के थ्रू क्रेडेंशियल्स लॉगिन करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें आपको फिजिकली कोई काम नहीं है, फिजिकली कोई वो नहीं। यहाँ तक सबको आई गेस क्लियर है? इफ यू कैन टेल मी थ्रू चैट द am I audible? Yes, by Sure. Shashank. Yes, Tushar, you're audible. Great. It's good to see कि बहुत सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आप इसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है विद इन 3 months। द बफर टाइम इज गिवन, आपको अलग से टाइम दिया जाता है ताकि आपको जो फीडबैक मिला है एप्लीकेशन के थ्रू क्यों आपकी रिजेक्ट हुई है, आप उस पर वर्क कर सकें। बेस्ट थिंग ये है कि आपको इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं देनी पड़ती, और अगर आपका सिलेक्ट हो गया कोई भी चार्जिंग फीस नहीं होती, तो जितना भी आप लोन चाहते हैं वो इजिली मिल जाता है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस करी थी। आप कोई कब ले सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका स्टार्टअप जो है वो 2 साल पहले वो नहीं होना चाहिए, इनकॉर्पोरेट या चालू नहीं होना चाहिए, तो 2 साल के अंदर ही आपने अपना स्टार्टअप रन किया होना चाहिए। आपका बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, मार्केट फिट होना चाहिए, आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, आप जो भी प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो, जो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लाते हैं, अगेन जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं उनको दिया जाता है। आपको किसी और स्कीम के अगेंस्ट, सेंट्रल या गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको 10 लाख तक की फंडिंग ना मिली हो तो ही आप मुद्रा योजना से लोन ले सकते हैं। और आपकी जितनी भी शेयर होल्डिंग है, इक्विटी, आपके पास एटलीस्ट 51% होनी चाहिए। नेक्स्ट है DIPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, एक ऐसा स्टार्टअप जो प्राइवेटली इंकॉर्पोरेट हुआ हो या आपने रजिस्टर करा रखा हो, बस वो स्टार्टअप, या फिर आप कोई पब्लिक कंपनीज के लिए नहीं होती। If it is up to 10 years from the date of incorporation, if its turnover is not exceeded 100 crores, if it's working towards, so basically ये सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो दे रखी। नेक्स्ट आता है लोन कवरेज फैसिलिटी, एलिजिबिलिटी फैसिलिटी, कि आपको लोन कब मिलेगा। पर्सनल लोन्स उन लोगों को मिलता है जो सैलरीड होते हैं, जिनकी एज मिनिमम 21 to 60 होती है, जो 2 साल या 3 साल से जॉब कर रहे होते हैं, या जिनके पास IT रिटर्न मतलब इनकम टैक्स रिटर्न्स होता है, या तो जिनका स्कोर 700 या अबव होता है। गोल्ड लोन उनको मिलता है जिनकी एज मोर देन 18 ईयर्स होती है, या फिर जिनके पास 18 to 20 कैरेट का लोन होता है। और आपको लोन एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए भी मिल सकता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कुछ कंडीशंस होती है, अगेन 21 to 65 आपकी एज होनी चाहिए, आप सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए हो। बेसिकली वो देखते हैं आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसी के बेसिस पे आपको देते हैं। इसमें आपको एग्रीकल्चरल लैंड के अगेंस्ट नहीं मिलता, और आपको आपका वो भी नहीं देखते कई बार बैंक्स कि आपको कितना आप रेंट पे दे रहे हैं या थर्ड पार्टी को दे रहे हैं। होम लोन्स में अगेन आपकी सैलरी स्लिप देखते हैं, ये देखते हैं कि आप कितना पहले आपने लोन ले रखा है, कितना आपने पेमेंट्स कर रखी हैं, कोई भी टाइप का लोन ले रखा है, आपकी वैल्यू देखते हैं घर की कितनी है, फिर उसका पूरा नहीं देते, उसका अप टू 90% वो लोग वापस रिटर्न करते हैं। आपकी एज मिनिमम अगेन 21 होनी चाहिए। लैंड या बिल्डिंग के अगेंस्ट आपको ये लोन मिल सकता है, होम लोन, लेकिन आपको अपना रजिस्टर कराना पड़ेगा होम लोन के लिए। बिजनेस लोन के लिए आपका एज 21 to 65 होनी चाहिए, रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, आप उसमें एम्प्लॉय होने चाहिए, आपके मिनिमम बिजनेस की उम्र 3 साल हो गए होने चाहिए, तब जाकर आपको मिलता है। जो भी अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं उनको ये बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि
उनको बहुत ज्यादा पेपर वर्क चाहिए होता है, बहुत ज्यादा प्रूफ चाहिए होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है, इस वजह से ये नहीं मिलता। और आपकी कंपनी मिनिमम 1 ईयर प्रॉफिट मेकिंग होनी चाहिए, तब जाके आपको ये मिलता हो। बहुत ज्यादा रेशियो देखते हैं आपके कि आपके बिजनेस में कितना पैसा है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है, उसके बेसिस पे ही आपको ये प्रोवाइड करते हैं लोग। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं? अगर आप सैलरीड हो तो आपको केवाईसी कराना पड़ेगा, पिछले साल 6 महीने की स्लिप्स देनी पड़ेगी, आपकी सैलरी आईटी या 2 साल का देना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल्स, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट। अगर आप खुद एम्प्लॉयड हो तो आपको अपनी खुद की कंपनी की बैलेंस शीट देनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 साल का आईटी रिटर्न, आपका ये प्रूफ देना पड़ेगा कि पिछले 2 साल से आप ये बिजनेस रन कर रहे हो, और जीएसटी नंबर जैसी चीजें भी देनी पड़ेगी। होम लोन में क्या होता है, अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, प्रॉपर्टी टैक्स की रिसिप्ट दिखानी पड़ती है, और आपको अपना अपना इनकम प्रूफ भी देना पड़ता है, जो मैंने पहले ही बोला था, आईटी रिटर्न, सैलरी स्लिप्स, केवाईसी, अलग अलग टाइप की बैलेंस शीट्स, आईटीआर प्रूफ, आप 2 साल से या 2-3 साल से बिजनेस कर रहे हो, और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अब बिजनेस लोन के लिए कुछ चीजें कॉमन सी होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो देखते हैं आप क्या कि आपका रेजिडेंस क्या है, आपके प्रमोटर्स कौन कौन है, कौन कौन बिजनेस में है, सबका पासपोर्ट, वोटर आईडी। इनकम प्रूफ जरूर देखते हैं कि आपके बिजनेस ने कितनी पहले इनकम कर रखी है। तो इनकम को वो बहुत ज्यादा इंफोसिस देते हैं कि कल को आप लोन ले तो रहे हैं तो वापस चुका भी पाएंगे या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं बैंक्स। और जैसे आपकी कंपनी है तो आपने एक सर्टिफिकेट ऑफ इंकॉर्पोरेशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये तब होते हैं जब आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, बैंक आपने रजिस्टर करा रखा होता है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर एक ऐसा स्कोर है जिसके बेसिस पे आज ये देखते हैं गवर्नमेंट या बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस कि आपकी क्रेडिट वर्टनेस कितनी है, कि आपने पहले लोन लिया था तो आपने कितनी जल्दी चुकाया, आप कितना जल्दी चुका सकते हैं उनका वापस लोन। पहला चीज है कि आप प्रिपेयर अ बिजनेस कैरेक्टर कंटेनिंग, आपको एक अपना एक वो देना पड़ेगा, फ्यूचर रोड मैप देना पड़ेगा कि आप क्या करने वाले हैं आगे आने वाले टाइम। Beware of the credit score of the promoters as well as company before approaching the lender. आपको अपना क्रेडिट स्कोर पहले देखना आना पड़ेगा। आप जब लेंडर या फिर बैंक के पास जाएंगे और देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा बैंक बेस्ट इंटरेस्ट रेट के अगेंस्ट, आपका जो सिबिल स्कोर है उसके अगेंस्ट बेस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है। आपको अच्छे से मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा कौन से टाइप का लोन चाहिए और कौन से टाइप के लोन में कितना आपको इंटरेस्ट रेट किस लोन में कम देना पड़ेगा, वो सारी आपको अच्छे से रिसर्च करनी पड़ेगी। और आपको ऐसा भी देखना पड़ेगा जो जिसमें ज्यादा कंडीशंस ना हो, इजीली आपको लोन अप्रूव हो जाए। और इससे ये भी अच्छे से देखना पड़ेगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कहीं आपका मिसमैच तो नहीं है कहीं, और आपको इजीली आपके इनकम के अगेंस्ट लोन अप्रूव हो जाए। अब आप अपना सिविल स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हो? पहली चीज है आप अपने लोन्स की टाइमली पेमेंट्स करो। दूसरी चीज है लिमिट, आप अनसिक्योर्ड ले रहे हो तो उतना ही लो जितना आपकी जरूरत है। आप अलग अलग जगह से मल्टीपल क्रेडिट इंक्वायरीज मत करना। आप जितने भी क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स बना रहे हो उन्हें बना के रखो, स्किप मत करो कोई भी पेमेंट। कोशिश करो आप रेगुलर टाइम भी इंटरेस्ट पेमेंट्स करो। अपने क्रेडिटर्स जहां से भी आप ले रहे हो उनसे अच्छे से नेगोशिएट करो। और आपका जो गारंटर है या फिर आप किसी और की गारंटी दे रहे हो उस पर वो लोन डिफॉल्ट ना हो, ये सिबिल को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। अलग अलग रेंजेस होती है सिबिल स्कोर की, जैसे 750 to 900 यूजुअली अच्छा माना जाता है और बहुत इजीली लोन अप्रूव हो जाता है। 700 to 750 में थोड़े बहुत चांसेस होते हैं और वो अच्छा ही माना जाता है। 600 to 700, 650 to 700 में ठीक माना जाता है। 600 to 650 में डाउटफुल माना जाता है, आपके बहुत ज्यादा पेपर वर्क बढ़ जाता है, आपसे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं और कई बार इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। और लेस देन 600 में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वो लोग दे। यूजुअली सिबिल स्कोर 300 to 900 होता है।
और हम ऐसा रिकमेंड करते हैं कि आपका जो सिविल स्कोर है वो मोर देन 700 होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो ये था लोन्स और बिजनेसेस के बारे में। मैं अगेन अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अगर नहीं दिया। मैं तुषार हूँ। मैंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जैसे HSBC, KPMG, मार्की इक्विटी, बॉस्टन एनालिटिक्स के लिए वर्क कर रखा है पिछले 3-4 साल में। मैंने अभी अभी अपने MBA IIM रोहतक से कंप्लीट करी है। एंड आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ये मेरी मेल आईडी है, ये मेरा नंबर है। मैं आपको इक्विटी फंड्स रेस में बहुत मदद करूंगा। मैंने बहुत सारे पहले स्टार्टअप्स के साथ हेल्प करी है उनको इक्विटी रेस करने के लिए। और मैं आगे भी चाहता हूँ और भी स्टार्टअप्स हमारे ग्रो करें। दैट्स व्हाई आई कैन हेल्प इजीली। मैं लिंक्डइन पर भी अवेलेबल हूँ। यू जस्ट टाइप तुषार कालरा और मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। That's all from my side. Now I think I am open for Q&A. आपको कोई भी doubts हो, so I think I'm more than welcome to entertain them. Yeah, thank you so much, Tushar. It was a very insightful session, I think, and you explained everything so well, so patiently. I think, like people like me who are just naive, who have nothing to do with the subject, also was able to get so much information from this. Thank you so much. So I request all my participants. Now it's the time. Whatever questions you have, you can raise your hands. You can so we can get you connected directly to Tushar, or you can also write your question answers on the chat. And also, if there is you want to connect with Tushar later on, also you can just mention interested in the chat section, and we'll have our team members get connected to you according to the availability of Tushar, and we'll get you connected uh, a day or after the webinar. So let's start the question answer round. We have somebody who's already raised the hand. So can we unmute him? This is Mr. Rajesh Ji. Please unmute Rajesh Ji so that he can ask his question, please. Rest also can ask your questions, any doubts, any queries. Please come forward and ask. You have the expert in front of you, and this is the right time to get all your doubts clear, please. So do Yeah. ask. Hello. This is Rajeshi. Good evening, Rajeshi. Please ask your question. Good evening. In fact, Yeah. I was interested in knowing the angel investor, how to tap that angel investor. Because I So have some clients with me who yeah. want to raise some funds for going before going into IPO and other things. They want to upscale their managerial skills as well as to have some fund also. Yeah, absolutely, absolutely. Because going for IPO involves a lot of expenses. Yeah, absolutely. So I think networking is the most. So lot of times what happens, uh, there are pitch days. Like I also conduct pitch days. So what I do, I present. I have few networks with me. I arrange Zoom meetings and informal meetings with them. I help startups in fundraising with them. So networking से होता है. Again मैंने angel network बोला था, venture capitalist. बहुत सारी छोटी कंपनीज हैं जो हेल्प करती है। अब फॉर एग्जांपल हमें मान लो 50 लाख ही रेज करना है, मान लो बहुत ज्यादा अमाउंट रेज नहीं करना, to start with, हाँ तो जी, वो भी ऐसे नेटवर्क के थ्रू ही होगा। हाँ नेटवर्क के थ्रू आपको अगेन अपनी डेक डेक प्रिपेयर हाँ, करनी होगी। इस डेक तो बनाना ही होगा बिल्कुल। हाँ, बिजनेस प्लान बनाना होगा, आपने अभी तक क्या कर रखा है, इसके बेसिस पे आपको फिर आगे जाके फंड रेजिंग में। अच्छा, इसमें कोई ऐसा भी है कि नेगेटिव क्राइटेरिया भी है, कोई नेगेटिव इंडस्ट्री है या ऐसा कुछ होता है क्या? सपोज नेगेटिव हाँ, कोई कोई सेगमेंट ऐसा है कि जिसमें हमें मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए। नहीं, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं। मैंने अगेन जैसे वेबिनार में बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर रहे हो। ओके, आप राइट इन्वेस्टर को, और आप अपनी स्टोरी कैसे बता रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप अगर आप शार्क टैंक देखोगे तो वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं अपने आप को। तो बिल्कुल। हाँ, ये फंड रेजिंग तरह का स्टोरी टेलिंग ही है कि ये ओके, प्रॉब्लम मार्केट में और हम इसको कर रहे हैं।
solve. नहीं, जैसे शार्क टैंक है वो तो मेरे को लगता है मतलब रिहर्सल भी होती होगी शूटिंग से पहले, और मतलब वो तो जस्ट लाइक सीरियल है, बट दैट इज मेड फॉर पब्लिसाइजिंग एवरीथिंग। Exactly. इन रियल में भी ऐसा ही होता है क्या? इन रियल में बहुत ज्यादा इन डेप्थ होता है वो, तो आपको सपोज आप तो दिखाते हो, हाँ 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 20 मिनट का दिखाते हो एक आपको, अगर आप हाँ देखोगे पिच, हाँ, वो एक्चुअल में 2 घंटे चलता है, और वो ओके इन एंड आउट आपकी बिजनेस की ईच एंड एवरीथिंग पूछते हैं। सो आपको अपने बिजनेस के लिए सब कुछ पता होना चाहिए, आपका कैश बर्न रेट, आपके सारे फाइनेंशियल, सब कुछ आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए जब आप फंड रेजिंग के लिए। हाँ, ओके, थैंक यू। Rajesh, if you further need any guidance, you can get in touch with us. We will pin down our number and email ID. और आगे भी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस के लिए हम आपको डायरेक्टली तुषार जी से बात करा सकते हैं, अगर लेटर भी आपको कुछ हेल्प चाहिए. I will like to have a meeting with him. I will No like to have. problem. You can just write interested and we'll get somebody I will connected get to in you. touch. I will get in touch with Megha at your office. Okay. Thank you. Thank you, Rajesh. Okay. Okay. Now we have Varun ji. Rajesh ji, please ask your question. Can you unmute Biswajit ji? Audible? Oh, yeah. Good evening, Rajat. Please ask your question. So I have a very quick question. Like the process of fundraising is a really cumbersome process, but how I can prepare for further, like because there is a one big thing which is BD, which is a biggest challenge which a company face when reaching out to an investor, and if investor get interested, then that part comes. So what is the right way to prepare for that for a business? Due diligence, right? Yeah. So फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक अलग अलग टाइप के ड्यू डिलिजेंस होते हैं। लेट्स सपोज जितना मेरे नॉलेज में है, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, लीगल ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस। फाइनेंशियल्स में ये हो सकता है कि आप अपनी जितने भी कंपनी है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को या फाइनेंस टीम को बोल के ईच एंड एवरीथिंग प्रिपेयर रखें, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, वैल्यूएशन रिपोर्ट। आप बाहर से अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन की बाहर से वैल्यू करा लीजिए पहले से, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ऑपरेशन जो कर रहे हैं जितना भी पेपर वर्क है उसको रेडी रखिए, लीगली कंप्लाइंट होने चाहिए, आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। जीएसटी नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो लीगल टीम देखती है। डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, यूजुअली ये 3 से 6 महीने लेता है टाइम, एंड दिस इज द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो या आप आई थिंक पहले से ही सब चीज चेकलिस्ट होती है जो आपको प्रोवाइड करेगा इन्वेस्टर पहले ही फंडिंग से, तो आप वो चेकलिस्ट देख लीजिए। गूगल और इंटरनेट पे भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है ये चेकलिस्ट। Thank you so much for that clarity. And just another question, quick question in there. How can I find actually the right investor was my question. The reason why I ask you, because is the thesis which you were mentioning in the start of the section creates a lot of issues, because a lot of VC says they are sector agnostic, but again they prefer sometime to go to consumer on certain paces, sometime on the finance on certain paces. So how can I actually get the right target out there when I'm targeting for an investment? Yeah, I think then outsourcing this work to another agency will be the best task, because they guys already have the database with them, that which VC is investing in which startup, and they can help you with this thing, you know। they already know कि कौन से VC ने, कौन से फंड ने पिछले कुछ टाइम में इन्वेस्टमेंट्स कर रखी है, कौन सा फंड इंटरेस्टेड होगा, नेटवर्क्स उनके बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। सो आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी उनको बहुत ज्यादा होती है। जितने भी स्टार्टअप्स ये हेल्प करते हैं अर्ली स्टेज इन्वेस्टर, जैसे मैंने मार्की इक्विटी में काम किया था, सो उनके पास बहुत ज्यादा नेटवर्क था इस चीज। That's it. Thank you so much for clearing out some doubts over there. And I have also started maintaining a database of investors for this and helping out you guys. So if you want any kind of help from my side, you can reach out to me on LinkedIn. Sure, we'll do that. Thank you so much. जी नमस्कार, मैं विश्वजीत पांडे बोल रहा हूँ।
हाँ जी। मैंने क्वेश्चनर में डाल रखा है Q&A में। हम लोग MNRE के सोलर इन पैनल वेंडर हैं ओके। और हमारी रनिंग बिजनेस के लिए लोन चाहिए, तो किस सेगमेंट में और कैसे लोन हम अवेल कर सकते हैं? और जैसे मैंने बताया था ना, वो रिन्यूएबल एनर्जी वाला, वो आपको पीपीटी में प्रेजेंट किया था जी कि जी, मैंने देखा है उसको। जी। हाँ, आप उस स्कीम के अगेंस्ट रेस कर सकते हैं। और आपका तो काफी, आई थिंक, कुसुम, पीएम कुसुम स्कीम भी है। नहीं, हमारी सोलर रूफटॉप सोलर है, PM सूर्यघर रूफटॉप सोलर की बिजनेस करते हैं हम लोग बैंगलोर में। हाँ हाँ। हम तो सिर्फ ये आ रही है कि प्राइस की फ्लक्चुएशन इतनी है पैनल्स की कि उसके अगर हम स्टॉक होल्ड करें तो जाके हमारी बेनिफिट या इनकम लेवल बढ़ेगी, क्योंकि इसकी एजिंग जो होती है मैच्योरिटी की 3 to 6 मंथ की मैच्योरिटी होती है एक सोलर पैनल बिकने में, ओके और 6 मंथ में करीब 4 बार जो है प्राइस फ्लक्चुएट हो रहा है। तो ओके। अगर हमने किसी को नवंबर में कोट किया था और आज वो मैच्योर्ड हो रही है बात, तो फिर आज की जो प्राइस और 6 महीने पहले जो प्राइस थी उसमें बहुत डिफरेंसेस हो जा रहे हैं। तो बेटर ये है कि हम कुछ स्टॉक होल्ड करें। हाँ तो उसके लिए हमें बैंक की फैसिलिटी चाहिए थी। ठीक है। सो हाँ, एक बार ये स्कीम्स में आप देख सकते हैं, प्लस उद्यमिता भी आपको हेल्प कर देगा। जो मैंने आई थिंक आपको वो बताए थे ना, स्कीम बताई थी जिसमें मैंने बताया था कि इसके लिए है। और आई थिंक सोलर पावर आप जो बिजनेस कर रहे हैं इसके लिए तो आपको इजीली कर देगा। एक बार आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पे जाइएगा, आपको ओके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। एडिशनली आप सीड, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम में जाइएगा। आपके बिजनेस को 3 इयर्स हो गए हैं ऑपरेट करते हुए। हेलो। Biswajit, can you please unmute Biswajit ji? I have already unmute and discussed. I don't know, from the back end something is happening it seems. No No worries. problem, no problem. We'll get Yeah. it checked. हाँ, Yeah. माय Now, क्वेश्चन इज, आपके बिजनेस को 3 इयर्स हो गए हैं ऑपरेट करते हुए। नहीं नहीं नहीं, अभी हमारे 8वें महीने कंप्लीट हुए हैं। 8 महीने। आई गेस आपकी जो बिजनेस है, एक बार आप मुद्रा योजना में देखिएगा कि, ओके। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि आपके बिजनेस को 2 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। सो जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आपको इजीली मिल जाएगा और आपका ये सोशल इम्पैक्ट में आएगा। आपको इजीली ओके। मिल सकता है आई गेस स्कीम के अकॉर्डिंग। तो ये किसी भी नेशनलाइज बैंक में हम अप्रोच कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक बैंक है? नहीं, आप किसी भी बैंक में जो मुद्रा लोन दे रहा हूँ, यूजुअली सारे गवर्नमेंट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स दे रहे हैं। तो मेरी मेल आई डिडंट गेट यू, आप एक बार फिर से आइए, बोलिएगा। प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम इज हैपनिंग इटसेल्फ, सम कुछ प्रॉब्लम है बैकएंड में, क्योंकि No, म्यूट अनम्यूट अपने आप हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात मैं अपनी मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर दूं या क्या? आप जो बता रहे हो ना, नहीं। हाँ सोशल इम्पैक्ट के तरीके से मुद्रा लोन मुझे मिल सकता है, हाँ जी। तो मैं आपके रिप्लाई के बेस पे मैं बैंक से बात करना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे रिप्लाई कर सकते हो मेरे मेल आईडी में? आप ऐसे करिए, आप उद्यमिता बेसिकली हेल्पलाइन में कनेक्ट कर दीजिए, ये आपकी हेल्प कर सकते No problem, Biswajit. You can just या write interested and I'll get somebody get in touch with you and we'll get this sorted. So don't worry. फाइन मैम, देन हाउ आई हैव टू, माय नंबर एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इट सेम्स, So I it think is you visible already to you? have your email ID with us since you Yes, mentioned in the registration. So we'll get you correct. connected, sir. Definitely we'll get you Please connected. ma'am, Okay, please sure. ma'am, please ma'am, Thank you. thank you. Thank you. Yeah, yeah. So who do we have next? Now we have Bharat ji. Bharat ji, please ask your question. Please unmute Bharat ji.
please unmute either of the two, Bharat ji and Purushottam ji both. Yeah. Good evening, Bharat ji. Please ask your question. Ma'am, actually, I want to ask that on the basis of idea, can we raise funds like from angel investors on purely on the basis of idea? We don't have any product ready because it needs investment to make that product ready. Yes, I think you guys can raise funds, but honestly speaking, ये इतना easy नहीं है, बहुत मुश्किल है. I'm telling you the reality. आपको बहुत strong idea होना चाहिए और उसका एक प्रोटोटाइप अगर आप बना सके कि आपका वर्क कैसे करेगा और रियलिस्टिक रखिएगा. जो भी आप बोलेंगे ना, आपका जो भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ इस केस में, हम इन्वेस्टर्स को रीच आउट कर सकते हैं ये स्टार्टअप आइडिया के लिए. एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग आइडिया है, सो आई थिंक दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल. Okay, sir. Yeah, Thank you, sir. You reach out to me on LinkedIn for that. Okay, sir. Bharat, if you want, we'll get you connected to Tushar. You can speak on one-on-one. Tushar, I think people have got their answers. So right now we don't have any hand raised, but there are few questions which are in the chat section, in the question answer thing. I think So if you can answer a few of them from there. Manoj has raised his hand, I guess. Purushottam and Manoj. Purushottam, I guess. Please unmute Purushottam ji meanwhile. Hi, ma'am. Good evening. Can you able to hear my voice? Yes, you are audible. Please ask your question. Hi, Tushar sir. This is Purushottam. Yeah. So my question is like I'm a BCom dropout student, and so I'm building a product in the fintech industry, and I have a pitch deck ready, which I've been built my own. But I'm good at even building a story, but investors detect me in technical skills that I'm not good at. So if I having a good knowledge about the technical skills and is that okay to raise the funds building the product? Can you come up again? I think your voice was lacking somewhat a bit. I got your question. Can you come up again? Yeah, I'm a BCom student who's been dropped out, and I have an idea of building in the fintech industry. And when I go to investors and pitch my idea, they reject me because that I'm not having a good technical skills. And if I have a co-founder who is knowledgeable in technical, who is capable of building my product, and we can raise the investments through network. Yeah, absolutely. अगर आपके पास मतलब अगर वो कुछ knowledge ला रहा है, expertise ला रहा है, so I think that will be very beneficial. And try to make someone who is credible. Like किसी ऐसे बंदे ने जिसने पहले कुछ achieve कर रखा हो, तो आपको और ज़्यादा easy होगा funds raise करना. Like yesterday, I was looking that IITians को बहुत easily fundraising मिल रही है. Yes, sir. Yeah. So, yeah. And also that till I look on a proper co-founder to my product, is that okay? Also building within a freelancer. It's absolutely okay. Okay, but also sometimes I do get rejected because not having any technical skills. But also I'm just gaining the knowledge to another for the technical skills also. See, I'll tell you one. You as a founder can't do everything. You will have to bring in people with you to do the work. Yeah. That's, I think, the basic rule. Yeah. If you are bringing in people, then I think it will be very great. Sure, sir. Even I saw the people who has been dropped out in an IIM also, they are capable to raise the funds because they are technically knowledge also. But why can't this become student guy who cannot raise the funds and he doesn't have any technical skill? That makes me I'll tell you. They वो solely इस basis पे classify नहीं करेंगे आपको कि आप BCom या IIM. वो solely IIM हल्का सा edge देता है. ये नहीं कि मैं IIM से पढ़ा हूँ तो मुझे कोई भी फंड रेजिंग दे दे, ऐसा कहीं नहीं लिखा.
Yeah. So थोड़ा बहुत मुझे एज मिलेगा, वो मेरी देखेंगे कि हाँ कि मैंने कुछ अच्छा कर रखा है अभी तक, तो मुझे और मतलब वो मोटिवेशन उनको और मोटिवेट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो मेनली मेरे बिजनेस आइडिया पे फोकस करेंगे सोनली, क्योंकि मेरा बिजनेस ही उन्हें जनरेट करके देगा पैसे, ना कि मेरा IIM का टैग। जो मैंने कर लिया कर लिया। Understood, sir. Understood. Thank you, sir. That was my Thank you, question. thank Yeah. If anything is there, I just ping you on LinkedIn, sir. Anything. you. Yeah, sure. Yeah. Maybe for us, I ping you and we'll send you the text, and I will be connecting you on LinkedIn. Thank Sure. you, Purushottam. Thank you for connecting. Thank you. So, do we have somebody else who would like to ask the question? You can raise your hand and ask right now. Tushar, meanwhile, would you like to answer questions? Achaman, would you like to answer questions? Or yeah, Manoj, you have any question? Yeah. Manojji, please unmute Manojji so that he can ask his question. I don't know, there's some issue going on or not, because he's being visible, raising his hands to try to ask question, and then No worries. Or no it's worries. just moved off. Manojji, if there's any technical issue from your end or anything, please do write in the chat section Yeah, so that Tushar I can think, answer that. Yeah. hello. Yes. Please. Good evening. Yeah, actually, we are registered 3 years back as a startup, and we are building a product in medical tech. And in a month or so, we foresee able to bring up POC completion stage. So we are looking to raise fund, and we need some guidance in that context, actually. Okay. So, if possible, you can connect me on LinkedIn. I think there I will be able to give better this advice. Yeah, sure. You are looking Sure. for equity raising, right? Yes, we are looking for equity. Equity, I can help you with that. Yeah, and we are almost at the end of POC stage. Like we actually we thought of raising seed fund, but from the government the seed fund scheme. But I think we crossed 3 years limit, which is causing the issues for us. No worries, no worries. I think then private equity investments can help. Yeah. So I will ping you on LinkedIn so we can connect, and I can explain you our profile and everything. And we do really require some guidance in the context of raising. Sure. Yeah. Thank you, Tusharji, for your time session. I will get in touch with you. Sure. I think there is Nemi Nath who has raised hand. Yes, Neminathji, please ask your question. Please unmute him. Unmute him. Neminathji, please ask your question. Can anybody please unmute him so that he can talk? The IT team. Meanwhile, yeah, he's there. Hello. Sir, good evening. Please ask your question. Hello. Good evening, sir and madam. Actually, I have started LLP Okay. recently, 1 year below. And actually, I don't know exactly. Now I have late think session I came. But how I have to get MSME loan and all? Actually, can you brief me just now, and I will contact you tomorrow also. Because I am a MBA finance and I am doing this LLP business with last 1 year. It is not yet audited 1 year before. First 1 year is no audit. Second year onwards audit is there. Na? So that how I have to get MSME and fundraising and all. So you can connect with Udmita, guys. They can Okay. help.
help you with this thing for loans. Okay, They will, okay, they will tell you which type of loan. you require. okay. Thank you, sir. Thank you. Is there any question left? I think there are a few questions in the chat section, the question answer section. If you could just see, people have posted few questions. If you can answer a few of them from there, probably they are not able to ask right now. Yeah, I think Puneet Gupta posted that I am building a fin travel company. How can I raise funds? MVP is ready. Puneet, are you there in the meeting still? Please, if you're there, just write yes or something so that Tushar can interact with you. Probably you can leave a message or so, because we'll be posting this webinar again on the YouTube channel, and whoever has missed it can go through it again. I think, yeah, Puneet, you can reach out to me over LinkedIn or my mail ID, or you can get in touch with Urmita also. They can forward you to me. Then I think we can work on it. Then there's one more question. What will be the interest rate for business? I think that it depends business to business. Your CIBIL score, how much is your income? There is no standard interest rate for one business. Then there was a question by Biswajit Ji. I think it has already been answered. Any age limit for Startup India? So I think yes, there was some age limit given by Stand Up India. For give me a second. For Startup India, I think your startup should be minimum of 2 years. So yeah. Then there is a one more question by Rishikesh, that do I need to fulfill a prerequisite? Is Rishikesh still here? We have a question. I think Ms. Komala Devi would like to ask. Yeah. So can you unmute her, please, so that she can be active? I would request my IT team kindly look into it. I don't know, there's some issue happening probably. So can please unmute either of the two. Kaushalya Devi is also there, and then we have Komala Devi also. I think they have been given the access to talk. I think it's taking some time. There's some technical issue. Yeah. Hi, good evening, Kaushalya Devi ji. Komala Devi ji, please ask your question. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. Ma'am, my name is Komala Devi in Hyderabad. वेनिका, मैं हिंदी में बात करती हूँ मैम. Yes, please. जो भी आप comfortable है. ओके मैम, मैं पास्ट 6 years से मैं वेनिका हर्बल हेयर केयर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग मैम. मेरा एक्चुअली हेयर केयर प्रोडक्ट्स, हेयर ऑयल से एंटी हेयर फॉल, एंटी डैंड्रफ 6 years से आयुष लाइसेंस लिए थे. मैं ओन इन्वेस्टमेंट से मैं 6 साल से मैं यूनिट कर रहे. मैं हस्बैंड कैप्टन PR कुमार.
एक्चुअली अभी हमारे को तो कंपनी थोड़ा बढ़ाने का है, क्योंकि एटलीस्ट अभी 1000 बॉटल्स तक हम लोग सेल कर पा रहे ऑफलाइन में। ऑनलाइन वो बहुत यूज कर अमाउंट्स बहुत यूज कर रहे थे, एटलीस्ट 50 to 60 lakhs पर ये 6 साल में हम लोग ओन अमाउंट्स यूज करे थे। ओन प्रेमिसी है, बिल्डिंग है, सो इसीलिए मेरे को हेल्पफुल हुआ। मेरे हस्बैंड कैप्टन PR कुमार ने वो मेरे को थोड़ा GST सब उन्होंने ही कर देते, इसीलिए अभी मुझे इसको कंपनी के बढ़ाने के लिए मैं शादनगर पे छोटा सा वो लैंड भी लिए थे, लेकिन अभी मेरे को पेमेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन जो कंपनी लगाने का मिशनरी के वास्ते तो सब कुछ के लिए मेरे को इक्विटी के जैसे कुछ होना बोल के है। मैं वही आपके साथ बहुत अवार्ड्स रिवार्ड्स आए से कंपनी है, मेरा मिनिस्ट्री अवार्ड, अब्दुल कलाम अवार्ड, सब प्रोडक्ट के बारे में आए, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ा सके, अमाउंट्स नहीं लिए। मेरा एज ऑल्सो 60+ है मैम। दिस इज ए माय क्वेश्चन है मैम। No Alright. problem, ma'am. You're very young. So let's see what Tushar has to say. Tushar, how can you help her, please? I think No, ma'am. Just a minute. Actually, my 30 years expert cosmetologist, Ayurvedic specialist, मैं ईरान में कोर्स सीख लिए, कनाडा में, इंडिया में 30 years। आई एम खूबसूरत ब्यूटी क्लिनिक बोल के रन करके बहुत यूर स्टोरी में भी आए थे, लेकिन मैं आगे जो पहले से स्टेप बाय स्टेप बहुत सीख के अभी तक एक लेवल पे आए। 10,000 बॉटल्स मीन्स एटलीस्ट 55 lakhs पर मंथ अर्निंग के जैसे मैं पूरा डिजाइन कर लिए। सेल्स स्लो कर रहे मैम। अभी अमाउंट्स क्योंकि बच्चे सेटल हो गए, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, सो इसीलिए अभी मेरे हस्बैंड भी बात करते मैम। एक बार मैम। Have you understood the scenario here, madam? Yeah. I got the This thing she was doing since 6 years. She's not able to scale further. That is the question here. So, age being 65, 60 plus, she is to get now funding from some institution to scale up. So we require, we will have to start a complete infrastructure. So we have to scale up the infrastructure also, a bigger shed, additional machinery and things like that. More importantly, for publicity, we have to spend a lot of money. That is a question she's raising. Now you can answer. So what I would recommend is like age is just a number in this case. It Thank doesn't you. matter. Yeah, it doesn't matter you are 65 or 20 years old. So don't worry about that. Your business idea, if it's impactful, I think then only you will be able to raise equity easily, because equity raising बहुत मुश्किल होता है, honestly speaking, आसान नहीं होता है। बहुत अच्छे स्टार्टअप्स को नहीं मिल पाती इक्विटी। आप मुझसे इक्विटी रेजिंग के लिए पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं उद्यमिता के थ्रू, और अगर आपको लोन चाहिए देन आई थिंक लोन के लिए आप उद्यमिता को रीच आउट कर सकते हैं। मैं आपका एक बार मेरे बिजनेस समझूंगा, देन ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगा और ज्यादा डिटेल में। Thank you sir. Thank you. If you want, sorry. So ma'am, pardon? I need your number. Yeah, we have pinned our number in the chat section. You'll have our email ID and number. But if you want, I'll get somebody from my team, get you connected, and you can talk directly to Tushar, and you can just talk in detail so that he can take out some way out. Yeah. So which number you're telling? 97171847226, right? Yes. We'll just pin it again in the chat section. I'll request my team to pin the number, email ID again, and I'll get you my team to get you connected with Tushar. Definitely. So can we have Kaushalya Devi ji now? Please unmute her. Hello. Good evening, ma'am. Good evening. Please ask your question, ma'am.
Yeah, actually, I'm a startup. We have started private limited on to 2022, and we are into dairy industry. So we are expecting some VC funds and some startup funds, and we don't know actually how to validate our company right now. Any guidance from your side, ma'am? And most of the section today is Hindi. We don't know Hindi. And can you translate by English or some other sessions by English? Can you give me some idea? Yeah. I can help you with that. You want a good valuation for your company, right? Yes, sir. So what I can do, I can help you in that case. You can reach out to me. I know few people uh, can help in valuation of your startup, but again they will charge a fees for the. Okay, sir. Fine, thank you. Thank you, sir. Any other question? Guys, we're running short of the time, so if there's any question, you can ask right now, please. And I actually mentioned that we'll get you connected. If you guys are interested, just put interested in the chat section, even though you didn't get a chance to ask question now or you're not comfortable asking during the webinar. If you write interested, we have your email IDs and numbers which you have put during your registration. So we'll get you connected to Tusharji. And even Tushar has just shared his number, email ID. You can get him connected to yourself also directly. And we're also pinning down our Udmita helplines number also. If you are interested in any kind of other help regarding the topic, please let us know so we get you connected to the speaker directly. So is there any other question? Tushar, meanwhile, would you like to say something just to before winding it up? Yeah, I think it was a great session. Good amount of questions people asked. They were quite helpful in supporting. I think in today's world, a lot of startups, MSMEs are looking for, raising money and they're finding very difficult. So I am honestly looking forward to help startups in this because India again has a huge potential. We just crossed a 4 million trillion and we are in the fourth largest economy. And next 10 to 12 years are, precious for all of us, wherein we can do a lot. There's a lot of potential for us to grow uh, next 5 to 6 years. So yeah, they can reach out to me for equity raising if any kind of help needed for startup, and they can reach out to Udmita also for any kind of loan requirement or any kind of help required. And Udmita does a lot of other services also. So if you guys can want that also, you can reach out to them. I'm happy. I will be more than happy to help all the startups. Thank you so much for being part of such an encouraging, insightful webinar today, Tushar. We are really grateful that you joined us and shared your information and so many basic things which actually being in the industry also trying just being new MSMEs people are not aware of. So I think the information is very, very fruitful and it's really going to help so many of them if they go in the right direction. So thank you so much for your guidance and motivation too. So once again, those who have not connected yet and still have any queries, please post your queries on the email ID mentioned, or we will let our team members get you connected to the experts. Let us know how was the webinar today in your comment section. And thank you so much for joining us. From entire team of Udmita Helpline, I would like to thank each one of you for taking out your time today during the Sunday and, really making it fruitful. I think this session is going to really help each one of you to rise further and achieve your goals. So thank you so much. Thank you, Tushar, for joining us again. And I'm sure we're going to have you again for more detailed sessions soon. Thank you so much. Thank you. Thank you.